हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये जो हमारे यूनिट 5 है ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। देखिए आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट हैं जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर बेस्ड है और जो थर्ड यूनिट है ये लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की। तो जो मेरा आज का टॉपिक है जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। इस यूनिट में कुछ हम ऐसी टर्म्स का यूज़ करेंगे जब हम आगे बोलें तो वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ या उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। तो जस्ट आज इस वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस है और टोटल थ्योरेटिकल यूनिट है। अभी क्योंकि ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है तो इससे रिगार्डिंग कोई थ्योरी का क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया और अगर आएगा तो विद इन 2 मार्क्स कोई ना कोई एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। मेन जो इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं हाईलाइट करती हूँ, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हर बार अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर को भी एनालाइज करूँ तो 3 टेस्ट आपके सिलेबस से पूछे गए थे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एक टेस्ट पर बेस्ड और भी क्वेश्चन था। तो टोटल जितने आपके इस यूनिट 5 में टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट पर क्वेश्चन बेस्ड आपके पास पेपर आता है। तो इस यूनिट में जस्ट डेफिनेशंस की जो मैं पर्टिकुलर यूज करने जा रही हूँ लाइक हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, ये क्या है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हम सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक टर्म आती है व्हाट इज द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन क्या है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ दो चीजें यूज होती है, फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकंड इज सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल अंडर द स्टडी, मीनिंग जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं वो जो कंप्लीट सेट होगा वो पॉपुलेशन है। मान लीजिए मैं अपने एमआईटी कॉलेज में ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पर कुछ सर्वे करना चाहती हूँ, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसके बेस पर, तो ये मेरे पास क्या होगा, पूरा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो मेरा पॉपुलेशन होगा। तो अंडर स्टडी जो भी है वो पॉपुलेशन है। सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के भी दो टाइप हैं, फर्स्ट इज फाइनाइट पॉपुलेशन एंड सेकंड इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो नेम से क्लियर है व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। फाइनाइट पॉपुलेशन मीनिंग जहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, देन दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट पॉपुलेशन, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स। और अगर हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, then population containing the infinite number of individual, then this is called the infinite population। जैसे कि आपने कह दिया लाइक बैक्टीरिया इन कर्ड या पार्टिकल्स इन सीमेंट बैग, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो दिस इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और अगर हमें इसके बेस पर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई सर्वे करना है, कोई रिजल्ट निकालना है, कुछ देखना चाहते हैं, तो हम जस्ट उसमें से एक सैंपल को निकाल लेते हैं और उसके बेस पर पॉपुलेशन के बारे में या उसके बेस पर हम अपने डिसीजन देते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये तो पॉपुलेशन की बात हो गई, नेक्स्ट आता है सैंपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सैंपल पर ही काम होता है। तो सैंपल क्या है? सैंपल जस्ट ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं उसका एक सबसेट ले लिया। अब जब भी हम बात करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में बात करें तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो सैंपल यूज करते हैं टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका एक सैंपल लिया, सैंपल पर आपने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अपने रिजल्ट्स दे दिए। जैसे कि टू स्टडी पॉपुलेशन वी सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल। किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो एक रैंडम सैंपल को सेलेक्ट किया, और ये कॉमन मेथड है रैंडम सैंपल लेना। रैंडम सैंपल ले रहे हैं तो इसका मीनिंग जो पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी मेंबर है हैज इक्वल चांस टू बी इंक्लूड इन सैंपल, मीनिंग हर मेंबर के पास एक इक्वल चांस है कि वो उस सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। तो हम काम जो अधिकतर करते हैं वो रैंडम सैंपल पे करते हैं। अब आते हैं सैंपल पॉपुलेशन, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बात करते हैं कि पैरामीटर्स, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या है पैरामीटर? तो पैरामीटर का मीनिंग क्या है? देखिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन पर आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट लाइक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की मीन की बात करूं कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये कहलाते हैं जस्ट पैरामीटर। जब कहें पैरामीटर तो बात हो रही है पॉपुलेशन की। Sample can estimate the population parameter
कि अगर मुझे किसी पॉपुलेशन का मीन या एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम उसमें से एक सैंपल निकालें और उसका मीन निकालें। तो इसका मीनिंग सैंपल को क्या कर रहे हैं आप, सैंपल ही एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन के पैरामीटर को। जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में हमने कहा कि इसमें दो पैरामीटर हैं। दो पैरामीटर क्या थे, म्यू एंड सिग्मा। दीज आर पैरामीटर, म्यू और सिग्मा। जो म्यू क्या डिनोट कर रहा था, मीन को, और सिग्मा क्या डिनोट कर रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पॉपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। अब आते हैं सैंपल। अब जो भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट या स्टैटिस्टिकल मेजर्स सैंपल के थ्रू निकाले जाते हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। तो जैसे कि मैं कहूं पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस, तो किससे डिनोट करेंगे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से। दीज आर पैरामीटर्स। और हम कहें किसी सैंपल का मीन या वेरिएंस, तो सैंपल के मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार और वेरिएंस को डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से। तो ये बेसिक नोटेशन याद रखिएगा, आगे यूज होंगे। अगर हम कहीं एक्स बार वाई बार कुछ भी डिनोट कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। और जहां म्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम पॉपुलेशन मीन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड टर्म आती है हमारे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम आगे कुछ टेस्ट यूज करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, कि पॉपुलेशन में हम टेस्ट करते हैं। अब ये जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे कुछ सैंपल पर डिपेंड करते हैं। अब सैंपल छोटा भी हो सकता है, सैंपल बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो लार्ज सैंपल पे किए जाते हैं, वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आप यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप सब जानते ही हैं, ऑलरेडी यूनिट थर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। So standard deviation of sampling distribution of statistic is known as standard error. तो इसको बस आप स्टैंडर्ड एरर से डिनोट कर देते हैं और इन शॉर्ट SE लिखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका सैंपल साइज बहुत लार्ज हो, और ए लार्ज सैंपल दिस। और इसी के बेस पर हम आगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि हमने जो एज्यूम किया क्या वो सही है, क्या हम उसे एक्सेप्ट करें या हम उसे रिजेक्ट करें। तो लार्ज सैंपल में स्टैंडर्ड एरर का आप यूज करेंगे। अब आते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस। नाम से क्लियर है, अजम्पशंस। हाइपोथेसिस अजम्पशंस, कि हम कुछ भी टेस्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस करते हैं। तो वही डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है कि यूजुअली इट इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट द पॉपुलेशन। कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लेने हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, कुछ हाइपोथेसिस बनाने होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल आपको दिया गया उसके बेसिस पे अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन लेने हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं। और इन्हीं अजम्पशंस को आप क्या कहते हैं, इन्हीं अजम्पशंस को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस दो तरह के होंगे जो आप आगे सारे टेस्ट में यूज करेंगे और बार बार हम इसी टर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, नल एंड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, हाइपोथेसिस लेना, अजम्पशन लेना। अब आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करेंगे H नॉट से। नल हाइपोथेसिस एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी से बायस्ड नहीं है, जस्ट डेफिनेट स्टेटमेंट आपको लेट करना है। क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाता है कि नल हाइपोथेसिस क्या है। सो इट इज डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में डेफिनेट स्टेटमेंट आपने अज्यूम कर लिया। और पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर कह रहे हैं तो मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। तो दिस इज नल हाइपोथेसिस और इसको डिनोट कर दिया H नॉट से। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्चुअली नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस which test for possible rejection, जिसको आप टेस्ट करेंगे रिजेक्शन के लिए, कि आप क्या करते हैं कि हाँ भाई हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, कि हमने तो अज्यूम कर लिया कि ये सही है, लेकिन हम इसे टेस्ट कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या हम इसे एक्सेप्ट करें या हम इसे रिजेक्ट करें। तो एक ऐसा जो डेफिनेट स्टेटमेंट आप लेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड नल
हाइपोथेसिस। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव। अब नल तो आपने मान लिया डेफिनेट स्टेटमेंट है। ऑल्टरनेटिव, अब इसके ऑल्टरनेट में आप क्या ले रहे हैं, या हम ये कहें कि जो आपने नल लिया उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। तो इस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप किससे डिनोट करोगे, H1 से डिनोट करोगे। जैसे मैंने अभी हाइपोथेसिस बताया, जस्ट असम्पशन। अब आता है कि जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल शेयर करते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। नल इज H0, ऑल्टरनेटिव इज H1। नल मीनिंग एक डेफिनेट सेंटेंस, H1 मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट। अब जब आप कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव पर कब आएंगे, आपने कहा हमने नल तो रिजेक्ट कर दिया, ये तो रिजेक्ट हो गया हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मीनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव जो आपने अजम्पशन लिया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन H0 इज रिजेक्टेड देन H1 इज एक्सेप्टेड। तो H1 कब एक्सेप्ट होगा, जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, तभी तो आप ऑल्टरनेटिव पर आओगे। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि जो सेशनल के मार्क्स हैं मैथ्स 4 के, उनका जो एवरेज मार्क्स है लेट म्यू नॉट है, लेट कर लिया कुछ भी है, म्यू नॉट एक जनरल सा ले लिया, म्यू नॉट एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स 4 इन सेशनल मार्क्स, इन सेशनल एग्जाम्स। ये हमने लेट कर लिया कि जितनी भी आपकी सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है उसमें मैथ्स 4 के जो एवरेज मार्क्स हैं सेशनल के वो म्यू नॉट है पूरे पॉपुलेशन के। तो मुझे मेरे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस इज population parameter is mu, meaning mean, meaning average, average is mu naught, meaning ये क्या दिया हुआ है, mean of population दिया, this is null hypothesis। एक definite sentence ले लिया, definite statement कि ये है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या पॉसिबल है, ऑल्टरनेटिव तीन तरीके से पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट H1 मीनिंग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या, कि जो मेरे पास एवरेज मार्क्स निकला आफ्टर टेस्ट ने देखा, जो एवरेज मार्क्स निकला वो पॉपुलेशन मीन, मीनिंग जो हमने एज्यूम किया है H0 में म्यू नॉट, वो उसके इक्वल नहीं है, उसके इक्वल नहीं है। तो इसको मैंने कहा टू टेल्ड। अब इक्वल नहीं है मतलब या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, मीनिंग दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ज्यादा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड गया, कम है नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड गया। तो इसीलिए ऐसा टेस्ट क्या कहलाया, टू टेल्ड। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पॉपुलेशन का मीन है जो हमने लेट किया, जो हमने H0 लेट किया है म्यू नॉट उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, म्यू नॉट से ज्यादा है, इसका मीनिंग राइट साइड आप मूव कर गए। तो ये क्या है, एक सिंगल टेल, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो राइट साइड। तो हमने कहा दिस इज अ वन टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट। अब थर्ड हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट और क्या पॉसिबल है, कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो नल हाइपोथेसिस में जो म्यू नॉट लिया उससे कम है, उससे लेस है, लेस देन म्यू नॉट है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी एक वन टेल्ड है। अब लेस देन कह रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, मीनिंग ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं जो हमारा टेस्ट है वो टू टेल्ड टेस्ट है या वन टेल्ड टेस्ट है। तो आई थिंक ये हाइपोथेसिस लेना समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे टेस्ट जितने भी आप करेंगे ये सारे के सारे टेस्ट H0 और H1 पर डिपेंड रहेंगे। हाइपोथेसिस लिया, उसका अल्टरनेट लिया, देन टेस्ट किया। अब हाइपोथेसिस जो हमने H0 नल लिया उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को, इसका मीनिंग H1 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल आया कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल, व्हाट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हाइपोथेसिस तो ले लिया, अब उसका टेस्ट कैसे करें, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखें। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हर टेस्ट में यूज होगी। ये क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक पूरा प्रोसीजर है। हमने हाइपोथेसिस तो ले लिए, अब उनको टेस्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एक प्रोसीजर। इस प्रोसीजर से क्या होता है, ए प्रोसीजर विच इनेबल्स अस टू डिसाइड वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो हमें ये बताएगा कि हमने जो हाइपोथेसिस लिए हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। क्योंकि काम तो हम सैंपल पर ही कर रहे हैं ना, जो हमें वो इंफॉर्मेशन देगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। और
क्या डिटरमाइन करता है? और टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि हम तो इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमें ऑब्जर्व्ड इतना मिला, क्या उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है? तो ये सब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं हाइपोथेसिस के बाद और उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं कि हम जो ले रहे हैं क्या हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं जो डिपेंड करता है कि हमारे सैंपल का साइज क्या है। अभी आप इसमें पढ़ेंगे भी, जैसे आपके सिलेबस में भी है, टी टेस्ट लेंगे, एफ टेस्ट लेंगे, ये यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लेंगे, ये यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। तो ऐसे आपके टेस्ट बहुत से सिलेबस में हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आता है कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, अब आता है कि अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखें। भाई हम किस लेवल पर टेस्ट करें, एक लेवल सेट होगा उसी पे तो टेस्ट करेंगे कि इससे ज्यादा जाएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इससे कम रहेंगे तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली है क्या, क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, कि नल हाइपोथेसिस ट्रू तो है, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज नोन एज अल्फा। तो उस प्रोबेबिलिटी को आप किससे डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन है, उस प्रोबेबिलिटी को आप अल्फा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि जो हमारे कर्व हैं नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो एक बेल शेप्ड रीजन बनता है। इसमें अगर आप देखें, आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन की आपने कुछ मान ली, मान लीजिए आपने कुछ प्रोबेबिलिटी आप जो लेके चला, मान लीजिए 5% आपने मान लिया कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 5% है। 5% का मीनिंग, और मैं टू टेल्ड पर काम कर रही हूँ, 5% है। अब यहाँ टू टेल्ड पे क्या है कि आपने 5% पे रिजेक्शन माना है। देखिए मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पर आपके पास ये आपको ये दो लाइंस नजर आ रही होंगी। आपने कहा कि अगर आप इस रीजन में जा रहे हैं, आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर कंप्यूटेड वैल्यू इससे ज्यादा चली गई, मतलब इस ग्रीन वाले रीजन में आ गई, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। और अगर टू टेल्ड पर काम करें, अगर लेफ्ट साइड इस रीजन में आ गई, मतलब इस पॉइंट से कम चली गई, तब आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब आपने अल्फा कितना माना, मान ला 5% मान रखा है। 5% मतलब क्योंकि टू टेल्ड है तो 5% का जस्ट हाफ ऑफ कर लें, 2.5% राइट साइड और 2.5% लेफ्ट साइड, दोनों मिला के कितना हो गया 5%। तो 5% आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, 95% आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग अगर कंप्यूटेड वैल्यू, मान लीजिए आपको ये सब वैल्यू टेबल से मिल जाएंगी, मान लीजिए आप जेड टेस्ट लगा रहे हैं किसी पर, आपने जेड टेस्ट अप्लाई किया और इस अल्फा पर, अल्फा जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5% आप लेके चल रहे हैं, और मान लीजिए जेड की वैल्यू इस 5% मतलब 0.05 पर आपको ये टेबल से मिल गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा की, और जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है जो आपने निकाली वैल्यू, वो इससे इस रीजन में आ गई, इस रीजन में लाई कर दी कंप्यूटेड वैल्यू। मीनिंग जो आपके पास z है जो आप कंप्यूट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन आ गया z अल्फा से, मीनिंग वो राइट साइड ग्रीन रीजन में आ गया, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट हो गया, दिस रिजेक्टेड। और यही सेम काम आप लेफ्ट साइड भी करेंगे। एक्सेप्ट कब होगा, मान लीजिए ये जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है वो लेस देन रही z अल्फा से, लेस देन रहेगी मतलब ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है वो इस रीजन के अंदर रहेगी, इस रीजन में रहेगी। अगर वो कंप्यूटेड वैल्यू आपकी z अल्फा से लेस है, इसका मीनिंग आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हमारा सारा काम किस पर डिपेंड है कि हम कितने किस लेवल पर, या हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन जो नॉर्मली हम लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, वो 5% या 1% होगी। 5% का मीनिंग मतलब 95% आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1% रिजेक्शन है, 99% पर एक्सेप्टेंस है। तो ये टू टेल्ड वन टेल्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो क्वेश्चन में देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन 5% या 1% पर आपको मिलेंगे, और कभी कभी इनकी वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर
ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाती है कि 5% पर z टेस्ट की वैल्यू क्या है या t टेस्ट की वैल्यू क्या है, 5% लेवल पर 0.05 पर t टेस्ट की वैल्यू कितनी है, ये टेबल में मिल जाएगी या आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, या f टेस्ट की, जो भी आप टेस्ट अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं। अब हम आते हैं कि ये हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करी कि एरर इन सैम्पलिंग, दो तरह की एरर होती है, डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। एरर इन सैम्पलिंग आगे भी यूज करेंगे, दो तरह का है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 क्या है? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। कैसे लिखेंगे? कहा मैंने प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस लिख दिया, रिजेक्ट एच नॉट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन इट इज ट्रू, जब वो सही है तब आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो नोटेशन का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी, रिजेक्ट एच नॉट, और इसे क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट को हम पढ़ते हैं, डिवीजन में करके लिखते हैं, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, स्टैंडर्ड नोटेशन है, दिस इज अल्फा। टाइप 2 क्या है? इसका अपोजिट पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। फर्स्ट में क्या किया? टाइप 1 में क्या किया कि नल को आपने रिजेक्ट किया जब वो ट्रू था, प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट की? अल्फा से। टाइप 2 क्या है कि अब आपने नल को एक्सेप्ट किया व्हेन इट इज फॉल्स, तो किस तरह से शो किया? प्रोबेबिलिटी of acceptance of H naught when it is false, तो किस तरह से लिखे मैथमेटिकली? acceptance of null hypothesis when, डिवीजन में क्या आएगा भाई? H naught तो false हो गया, अगर H naught false हो गया तो ट्रू क्या हुआ? H1 ट्रू हुआ, तो नीचे जो आप अपॉन में लिखते हैं वो ट्रू वाली कंडीशन लिखते हैं, तो इसका मीनिंग when H1 is true। और इस प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, स्टैंडर्ड है ये, बीटा से डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं किसी भी टेस्ट की पावर कैसे निकालते हैं? दिस इज 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा इज अ नोन एज पावर ऑफ एनी टेस्ट। तो ये जस्ट बेसिक टर्म्स है जिसका आगे मैं यूज करने जा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने जा रही हूँ टी टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा, दिस इज टी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। तो टी टेस्ट पर जब ये सब चीजें यूज की जाएं तब आपको ये बेसिक पता होने चाहिए, और जो मेनली यूज करेंगे नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 5% पर चेक कर रहे हैं या 1% पर चेक कर रहे हैं, और या तो टेबल में वैल्यू होगी या आपके क्वेश्चन में गिवन दे दी जाती है ऑलरेडी वैल्यू। तो आई थिंक ये बेसिक सा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेने जा रही हूँ यूनिट 5 में नेक्स्ट लेक्चर, और यूनिट 5 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, जस्ट डेफिनेशंस आपको बताई थी कि हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ अगर हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो आज के जो नेक्स्ट आगे वीडियोस होंगी वो सारा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड आपके सिलेबस का पार्ट है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं, ये जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, ये मेरा जो है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट पे टोटल 2 वीडियो आएंगी। अब सबसे पहले जो आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास सिलेबस में टेस्ट हैं, ये यूज़ किए जाते हैं सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके सिलेबस के जो टेस्ट हैं वो है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड वन वे अनोवा। अनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये वन वे है आपके सिलेबस में। अब जो टी टेस्ट है, सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि टी टेस्ट हम काम कैसे करते हैं। इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास टी टेस्ट है, ये क्या करता है? ये स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होता है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सैंपल्स। अब स्मॉल सैंपल हम क्या कहते हैं? स्मॉल सैंपल हम कब कहेंगे? अगर मेरा सैंपल साइज लेस देन 30 है तो ऐसे सैंपल को हम कहते हैं स्मॉल सैंपल। जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ यूज करें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ सैंपल साइज आप लेस देन इक्वल्स टू 30 लें, टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए।
और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है। ओनली हमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो मीन पर बेस्ड होंगे कि पॉपुलेशन का मीन दे दिया, एक सैंपल उस पॉपुलेशन में से निकाल के दे दिया कि पॉपुलेशन तो बड़ी है, बिग सेट है, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल सबसेट ले लें जिसका साइज लेस देन 30 हो, तो देखिए क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कितने सैंपल का साइज दे जाता है, ज़्यादा 10 का या 20 का, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता क्योंकि उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम भी लगता है। तो जो भी हमारा सैंपल साइज होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 30 होगा और हमें वहां पर सिग्निफिकेंस चेक करनी है। तो किस तरह से हम यूज करते हैं टी स्टैटिस्टिक को, तो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर रूट एन, जहां पर ये जो एक्स बार है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट इज सैंपल, सेकंड इज पॉपुलेशन। तो प्रीवियस वीडियो में भी इनके नोटेशन बताए थे, जो एक्स बार है ये सैंपल मीन को डिनोट करता है, म्यू पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है। अब आता है हमारे पास एन, एन क्या है, ये सैंपल का साइज है कि आपने पॉपुलेशन में से किस साइज का सबसेट लिया या किस साइज का सैंपल लिया। और ये जो एस है ये डिनोट करता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, या हम इसे एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो इस तरीके से जो भी आपको सैंपल दिया जाए कैलकुलेशन कीजिए और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन t स्टैटिक की वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। अब आगे काम किस तरीके से करना है, तो जब आपके पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया, काम कैसे करेंगे वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। टी की वैल्यू आप जब निकाल रहे हैं जब आपको सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आप इजीली फाइंड आउट कर सके। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने सैंपल का मीन भी दे दिया और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, पॉपुलेशन की बात नहीं करी, सैंपल की बात करी, तो उस केस में टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स बार माइनस म्यू, ये तो एज इट इज ही रहता है, एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1 आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपके पास प्रीवियस फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, अगर आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो देखिए आपके पास स्मॉल एस और कैपिटल एस, स्मॉल एस मीन्स सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कैपिटल एस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें एक रिलेशन होता है n माइनस 1 कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर इंटू एन। तो आप बस ये दो फॉर्मूले याद रखिए जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड किए गए हैं, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप टी स्टैटिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टी स्टैटिक तो फाइंड आउट हो गया, जो भी सैंपल का हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बाद हम काम किस तरह से करते हैं, अब क्वेश्चन को अब देखेंगे, यहाँ अब क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड होंगे, ये जो टी टेस्ट है अप्लाई किया जाता है सिंगल सैंपल मीन टेस्ट करने के लिए, या फिर आपको दो सैंपल दिए हो उनके मीन का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंगल सैंपल मीन पर बात करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब आपको दो सैंपल दिए गए हो। तो यहाँ हम सिंगल सैंपल, अब सिंगल सैंपल पर स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करेंगे, देखिए जो भी आपको सैंपल दिया जाए सबसे पहले टी स्टैटिक निकालें, उसी फॉर्मूले से जो भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, t इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाय रूट एन, जहाँ s निकालने के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपने टी स्टैटिक निकाल लिया, टी स्टैटिक निकालने के बाद हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं न्यू। न्यू मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है, n माइनस 1, एन इज सैंपल साइज माइनस 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को न्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है n माइनस के, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस k एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये हम किस तरह से समझें, अब जैसे इसे समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर का जो आपके पास सम है, इसका जो आपके पास सम है वो मान लीजिए आपके पास 70 है, आपके पास 4 नंबर है, इनका सम क्या है 70 है।
अब ये जो 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं, आप इसमें से कोई 3 नंबर अपने मन से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिल करें जिनका सम आपको लास्ट में क्या मिले, 4 नंबर का सम क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए, ये कांस्टेंट है। ठीक, अब आप इसमें से आप फ्री कब हैं, आप फ्री हैं 4 में से कोई 3 आपने मन से आपने सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए 3 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जब आप ये फोर्थ वन सेलेक्ट करेंगे तो फोर्थ वन पे क्या कांस्टेंट अप्लाई हुआ कि फोर्थ वन ऐसा नंबर आए जो टोटल सम माइनस जो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं इसका सम हो। तो फोर्थ पर आपने कांस्टेंट अप्लाई किया कि जो फोर्थ की वैल्यू होगी वो 70 माइनस सम ऑफ 3 होगी। तो ये जो एक कांस्टेंट इस पर अप्लाई हुआ, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीली आप कितने सेलेक्ट कर पाए, 3। और वही मैं बता रही हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस के, n आपको मैंने कितना दिया, 4, और उस पर एक कांस्टेंट आपने लास्ट वाले पे क्या अप्लाई किया कि जो फोर्थ वन होगा वो 70 माइनस सम ऑफ प्रीवियस 3 नंबर होगा। तो ये एक कांस्टेंट आ गया, तो 4 माइनस 1 इज 3, मीनिंग 3 ऐसी प्लेस थी जिसे आप फ्रीली सेलेक्ट कर पा रहे थे, उस पर कोई कांस्टेंट नहीं था, एंड दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है, v या न्यू इक्वल्स टू n माइनस के, एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स। तो हर जितने भी आप टेस्ट करेंगे सब में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते जिस तरह से है वो आपको हर टेस्ट में बता दिया जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n माइनस 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो 2 सैंपल्स, एक टेस्ट तो आपके पास आ गया सिंगल सैंपल, और अगर यही क्वेश्चन, अगर आपका जो दूसरा टेस्ट है वो 2 सैंपल पर बेस्ड है, तो 2 सैंपल पर अब काम कैसे करते हैं, तब हम निकालते हैं टी स्टैटिक्स। कैसे निकालेंगे, x बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। अब ये x बार क्या है, 2 सैंपल हैं, शुरू में ही कह दिया 2 सैंपल हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। x बार y बार क्या है, सैंपल के मीन है। n1 n2 क्या है, ये सैंपल 1 का साइज n1 है और सैंपल 2 का साइज n2 है। s क्या है, s पता ही रखा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ पर s कैसे निकालते हैं, अगर हमें सैंपल 1 और सैंपल 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 सैंपल का साइज, s1 सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्लस दिस इज n2, ये स्क्वायर नहीं है, दिस इज n2 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। दूसरा तरीका, अगर हमें सैंपल की वैल्यू दे दी गई है तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम लगाएंगे समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, x बार क्या है फर्स्ट सैंपल का मीन, प्लस समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर, अब सेकेंड सैंपल का डेविएशन निकाले होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर मैं फर्स्ट सैंपल की बात करूं तो देखिए यहाँ पर सैंपल का साइज कितना है n1, तो फर्स्ट सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू वन की वैल्यू कितनी आ गई n1 माइनस 1, और सेकेंड सैंपल का साइज कितना लिया n2, तो n2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई n2 माइनस 1। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, दोनों को ऐड कर दिया n1 प्लस n2 माइनस 2, तो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, यहाँ जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टी टेस्ट एक सिंगल सैंपल के लिए भी यूज करेंगे और डबल सैंपल के लिए भी यूज करेंगे, और दोनों में टी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टी निकालना है, टी मान लीजिए अब आपने निकाल लिया, अब इसके आगे क्या चल रहा है, टी के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड आउट कर ली, दोनों चीज समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो भी आप टी कैलकुलेट कर रहे हैं उसे डिनोट करेंगे टी कैलकुलेट। यहाँ मैंने मॉड लगाया, मॉड लगाने का मीनिंग ये है कि अगर क्वेश्चन करते हुए टी की वैल्यू निगेटिव आ गई, आपको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, तो जो भी आपने कैलकुलेट किया वो है टी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब एक टी की वैल्यू मिलेगी टैबुलेटेड वैल्यू, ये टैबुलेटेड वैल्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से फाइंड आउट की जाएगी, जो या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आप टी टेबल का यूज कर सकते हैं, और या फिर आपको एग्जाम में प्रोवाइड करा दी जाती है।
अब जो भी हम ये टेबल देखते हैं वो हम देखते किस तरीके से हैं, अब हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस, वो कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेंगे। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे पास, ये जनरल डेफिनेशन जो इसकी है वो आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम जो लेते हैं वो या तो हम 5% लेते हैं या 1% लेते हैं। अगर इसके अदर देन वो कोई और कहता है तो क्वेश्चन में मेंशन है। अगर उसने क्वेश्चन में कोई भी लेवल मेंशन नहीं किया तो 5% को बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लें कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप बाय डिफॉल्ट काम करेंगे। तो देखिए तीन चीजें आ गई, टी स्टैटिक की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वेश्चन से पता चल जाएगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना ले रहे हैं, 5%। 5% का मतलब कितना है, 5/100 मीनिंग 0.05 ये है। तो हम एक इनकी हेल्प से एक टी की वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू कितने लेवल पर निकाल रहे हैं, 5% मतलब 0.05 पर निकालेंगे। ये हमें एक वैल्यू जो मिलेगी वो हमें टेबल से मिली, और एक टी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे कि जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तब हम कहेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस नल कंसिडर किया है हम उसे रिजेक्ट करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपके हर टेस्ट में यूज होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1% या 2% वो जो देगा फिर वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक जो भी आप स्टैटिक यूज कर रहे हो, टी, एफ, काई स्क्वायर जो भी यूज कर रहे हो, एक उसकी वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है टेबुलेटेड से देन एक्सेप्ट, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आती है देन रिजेक्ट। कॉन्सेप्ट सारे टेस्ट में याद रखना, कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब टेबल देखते कैसे हैं, जैसे यूनिट 4 में भी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल देखना सिखाया था, तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल डाली हुई है। कैसे देखेंगे, देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। ये जो यहाँ लिखा है देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इस कॉलम में सर्च करना, क्वेश्चन में जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप काम कर रहे हो 5% यानी 0.05, तो देखिए 5% ये लिखा। अब या तो टेस्ट 2 टेल्ड होगा या 1 टेल्ड होगा। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 आ गया और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस रो में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कॉलम देखा तो इसके इंटरसेक्शन पर ये वैल्यू आ गई 2.228। तो ये टैबुलेटेड वैल्यू है। तो एक टैबुलेटेड वैल्यू मिल गई, एक कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई, और दोनों में आपको देखना है कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया है आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेती हूँ। आई थिंक प्रोसीजर समझ आ गया होगा, और इस वीडियो में मैं एक जो कंसिडर करने जा रही हूँ टेस्ट 1 मीनिंग सिंपल सिंगल सैंपल के लिए यूज कर रहा है, डबल सैंपल के लिए नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10, सैंपल साइज उसने दे दिया 10, फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डेटा। तो सैंपल साइज तो यहाँ पता चल गया 10 है, टी टेस्ट यूज किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, और क्या दिया उसने, आइटम दे दिया मतलब 10 सैंपल दे दिए, और इनकी लाइफ दे दी इन 1000 आवर्स में, जैसे 4.2 तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.6, 3.9, 10 आइटम की एक लाइफ टाइम दे दी। अब वो क्या कहता है, कैन बी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। क्या हम इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम आप नल हाइपोथेसिस कंसीडर करें, क्वेश्चन को पढ़ें, जो पूछा गया है जो टेस्ट कराया गया है वही नल हाइपोथेसिस लेकर चलें।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस, हमेशा नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं? एच नॉट से। और एक होता है ऑल्टरनेट, मतलब नल हाइपोथेसिस का ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस आपने क्या ले लिया? उसने कहा क्या एवरेज लाइफ टाइम 4000 आवर्स, इस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? और एवरेज क्या दे दिया उसने? 4000। तो मैं चेक क्या कर रही हूँ? मैं चेक कर रही हूँ क्या हमारा मीन 4000 आवर्स है। इसका मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, सैंपल मीन तो भी हम निकालेंगे, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। और पॉपुलेशन मीन उसने हमें दे दिया, पॉपुलेशन मीन कहा 4000 आवर्स, और एक 10 आइटम का सैंपल दिया। तो ये मेरे पास आ गया नल हाइपोथेसिस। इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या ले रहे हैं? H1 से डिनोट करेंगे कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो 4000 आवर्स नहीं है, नॉट इक्वल टू 4000 आवर्स। अब अगर 4000 नहीं है तो 4000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4000 से कम भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो इसीलिए कैसा टेस्ट है? दिस इज टू टेल्ड टेस्ट। लास्ट वीडियो देखिएगा, सारी डेफिनेशन वहाँ इजीली बताई गई है। टू टेल्ड टेस्ट। अब क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि सैंपल साइज कितना दे दिया? n इज 10, सैंपल साइज तो स्मॉल है, स्मॉल सैंपल की बात की, और मीन चेक करा रहा है, टी स्टैटिक का यूज कर रहा है। अब टी यूज करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टी की डेफिनेशन पर अगर मैं जाऊं तो मुझे चाहिए एक्स बार माइनस म्यू, म्यू तो 4000 उसने प्रोवाइड करा दिया, सैंपल की वैल्यू दे दी कैपिटल एस अपॉन रूट एन। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स बार में निकालने जा रही हूँ और एस निकालने जा रही हूँ। अब एस किसकी हेल्प से निकालेंगे? एस हम निकालेंगे अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फॉर्मूले से। तो ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद टी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म की, टेबल में मैंने x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है ये मैंने कॉलम फॉर्म किया। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल x बार रिक्वायर्ड है, तो x बार का फॉर्मूला आपने लगाया समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ x निकाल लेते हैं, इस कॉलम को ऐड करते हैं। तो देखिए समेशन ऑफ x यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिस इज 44। तो x बार की वैल्यू आ गई, दिस इज 44, सैंपल साइज इज 10, तो एवरेज आ गया 4.4। x बार फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे चाहिए कैपिटल S, कैपिटल S में रिक्वायर्ड है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया x माइनस एक्स बार, और x बार की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.4 पुट करते हुए इस कॉलम को फॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग हम बनाने जा रहे हैं x माइनस 4.4। तो 4.2 माइनस 4.4 माइनस का पॉइंट, दिस इज माइनस का 0.2, माइनस का 0.2, 4.6 माइनस 4.4 दिस इज 0.2, 3.9 माइनस 4.4 माइनस का 0.5, 4.1 माइनस 4.4 दिस इज 0.3, माइनस 5.2 माइनस 4.4 तो दिस इज 0.8, एंड 3.8 माइनस 4.4 माइनस का 0.6, 3.9 माइनस का 4.4 तो माइनस का 0.5, 4.3 माइनस 4.4 माइनस 0.1, एंड 4.4 ये 0, और देन 5.6 माइनस का 4.4 तो ये आपके पास आ गया 1.2। अब वो कहता है x माइनस एक्स बार मैंने 4.4 रखा है, मीनिंग इस कॉलम का स्क्वायर, और इस कॉलम का स्क्वायर अगर आप करते जाएं 0.04, 0.04, 0.25, 0.09 एंड 0.64, 0.36, 0.25 एंड this is 0.01 and 0 and 1.44। समेशन निकाल लेते हैं, इसका समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन आ गया 3.12।
तो अब मुझे रिक्वायर्ड है कैपिटल एस, तो फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो कैपिटल एस इक्वल्स टू अंडर रूट xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज 3.12 डिवाइडेड बाय n माइनस वन, एंड n माइनस वन इज आपके पास ये आ गया, दिस इज 9। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल गई पॉइंट का 589, ये वैल्यू आ गई 0.589, दिस इज एस। अब ये हम सारी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं अपने फॉर्मूले में, टी स्टैटिक की वैल्यू निकालते हैं। सो टी इक्वल्स टू एक्स बार 4.4 माइनस म्यू 4000 दिया है तो 4 लिख लिया, एंड कैपिटल S 0.589 divided by under root n is under root 10, तो 4.4 minus 4, this is 0.4 into under root 10 divided by 0.589, सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.213, दिस इज टी, और इसे लिख लीजिए, ये आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज टी कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, दिस इज टी कैलकुलेटेड। अब मुझे एक चाहिए टी टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज n माइनस वन, सैंपल साइज इज 10 माइनस वन इज 9, इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज 9। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम लेके चल रहे हैं वो 5%, दिस इज 5%। तो हम किस तरह से वैल्यू देख रहे हैं, एक टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे किस पर, 5% मीनिंग 0.05, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, न्यू की वैल्यू आपके पास है 9। सो टेबल का यूज करते हैं, मैं जाती हूँ टेबल पर, देखिए 9 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9, ये रहा आपके पास 9, 9 में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो ये इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाता है 5% पर, दिस 2.262, तो टैबुलेटेड वैल्यू मेरे पास है 2.262, 2.262, दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.213 and tabulated value is 2.262, तो क्या कहेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास लेस देन है टैबुलेटेड वैल्यू से। अगर ये लेस देन है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट किया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब क्या होंगे, 4000 आवर्स होंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया था, पहले दोबारा से देखिए, नल हाइपोथेसिस हमने लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, सैंपल मीन भी वही देगा और पॉपुलेशन मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हमें तो जो डेटा दिया है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मीनिंग आप एवरेज लाइफ टाइम क्या लेके चल रहे हैं, आपने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है एच नॉट को, तो इसका मीनिंग जो आपका एवरेज लाइफ टाइम है वो क्या है, वो 4000 आवर्स है। तो आप अपना आंसर यहाँ क्या दे रहे हैं, एवरेज लाइफ टाइम could be 4000 hours, मीनिंग नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ए सैंपल ऑफ 18 आइटम्स, सैंपल ऑफ 18 आइटम्स मीनिंग एन की वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई 18, हैज मीन, सैंपल की बात कर रहा है, इसे भी हाईलाइट कर दूं, सैंपल की बात कर रहा है, सैंपल साइज 18 है, हैज मीन 24,
सैंपल का मीन उसने दिया, निकालना नहीं है तो सैंपल के मीन को किससे डिनोट कर रहे हो, x बार से, दिस इज 24. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, मीनिंग सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं, दिस इज 3 यूनिट, ये दिया. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट it is a random sample from normal population with mean 27 unit. हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है आपको, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 27 यूनिट है. तो इसका मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस को कंसीडर करके चलिए. तो सबसे पहले आप इसमें इसका नल हाइपोथेसिस लिख रहे हैं H0 में आपने नल हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 27 है. तो दैट इज there is no significant difference between population mean and sample mean. ये आपने लिया इसका नल हाइपोथेसिस. नल लिया है तो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी लीजिए कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 27 नहीं है. नहीं है, ज्यादा या कम दोनों हो सकता है, इसलिए क्या लेके चल रहे हैं, टू टेल्ड टेस्ट है ये आपका, दोनों डायरेक्शन में टेस्ट जाता है, दिस इज टू टेल्ड. अब आपके पास जितना डेटा है जो उसने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इसके अकॉर्डिंग टी स्टैटिक यूज कर रहे हैं, टी टेस्ट यूज कर रहे हैं. तो फॉर्मूला लिख रहे हैं x बार माइनस म्यू अपॉन. अब क्योंकि सैंपल का उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा स्मॉल s अपॉन अंडर रूट n माइनस 1. सारी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है तो हमें कैलकुलेशन से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है. तो जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, या कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये इस तरह से वैल्यू भी दे दी जाती है. तो दिस इज इक्वल्स टू x बार इज 24 और सैंपल का मीन 24, बट पॉपुलेशन मीन जो उसने बात की वो की उसने 27 डिवाइडेड बाय स्मॉल s प्रोवाइड करा दिया है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n माइनस 1, n इज 18 माइनस 1 इज 17. तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई, दिस इज माइनस 3 इंटू अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 17 और अंडर रूट 17 निकाल लीजिए, दिस इज माइनस का 4.123. दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेटेड. अब क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम मॉड पे काम करते हैं, अगर कभी निगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. तो मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड दिस इज 4.123, ये कैलकुलेटेड. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर से क्या लेके चल रहे हैं, दिस इज 5%, ये हमारे पास 5% रहा, मीनिंग 0.05. अब इसके बाद यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला आपको बताया n माइनस 1, n इज सैंपल साइज, सैंपल साइज प्रोवाइड कराया है उसने 18, सो दिस इज 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17. अब मुझे एक टी आपको चाहिए, टैबुलेटेड वैल्यू. कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की मैंने, 5% की बात करी और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 17, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17. तो टेबल पर जाइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या वैल्यू है. तो देखिए 17 पर हम आते हैं, दिस इज 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखिए फर्स्ट कॉलम आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, तो 17 पर आ गया और इसका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2.110. तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है, दिस इज 2.110. अब आपके पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू है, दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है. तो आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू. अगर ये ग्रेटर है, इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ये दिस इज रिजेक्टेड, मीनिंग आपने जो नल हाइपोथेसिस कंसीडर किया वो रिजेक्ट होता है. और अगर वो रिजेक्ट होता है तो इसका मीनिंग क्या चीज रिजेक्ट हो रही है, कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 27 नहीं है.
तो अगर एक चीज और चीज ध्यान से सुनिए कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ऑलरेडी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पर आप अपना कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो 27 नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो आई थिंक आपको ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना समझ आ गया होगा कि हम टेबल और कैलकुलेटेड वैल्यू की हेल्प से जो हम हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके अपना कंक्लूजन देते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, और कंक्लूजन क्या है, यही आपका कंक्लूजन है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया। दिस इज कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या निकला है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो यहाँ पर 27 नहीं है। तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं लेने जा रही हूँ लेक्चर 3 जो प्रीवियस टॉपिक पर ही बेस्ड है। और प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टी टेस्ट, डिस्कस कर रहे थे टी टेस्ट। और बताया था टी टेस्ट के जो हम यहाँ पर टाइप पढ़ रहे हैं वो दो टाइप के टेस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो था एक सिंगल सैंपल पर और एक था डबल सैंपल पर, 2 सैंपल्स पर। तो सिंगल सैंपल पर हम टेस्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर 2 में। और आज हम टी टेस्ट यूज कर रहे हैं फॉर सिग्निफिकेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स। किस तरह से काम करेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 सैंपल हैं और ये जो दोनों सैंपल हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो नॉर्मल पॉपुलेशन से दोनों सैंपल ड्रॉ किए जिसमें हमने फर्स्ट सैंपल का साइज n1 और सेकंड सैंपल का साइज हमने लिया n2। मान लीजिए फर्स्ट सैंपल में n1 साइज का है तो सैंपल हमने ले लिया x1 x2 अप टू xn1 तक, और सेकंड सैंपल का साइज हमने n2 लिया है तो सेकंड सैंपल को मैंने डिनोट कर दिया y1 से, y1 y2 y3 अप टू yn2 तक। अब फर्स्ट सैंपल में ये जो आपने सैंपल लिया इसका सैंपल मीन हमने x बार से डिनोट किया और सेकंड सैंपल का मीन हमने y बार से डिनोट किया। जो हमने फर्स्ट सैंपल जिस पॉपुलेशन से निकाला उसका पॉपुलेशन मीन हमने डिनोट किया μ1 से और सेकंड पॉपुलेशन मीन हमने डिनोट किया μ2 से। और हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है दोनों के लिए, दोनों सैंपल के लिए वो इक्वल है, सिग्मा एंड सिग्मा, ये हम लेके चल रहे हैं। देखिए हम यहाँ टी कैसे यूज करते हैं, तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स बार माइनस वाई बार, मीनिंग फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकंड सैंपल का मीन अपॉन एस, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। n1 क्या है, फर्स्ट सैंपल का साइज, और n2 क्या है, सेकंड सैंपल का साइज है। ये और सारे नोटेशन आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। अब यहाँ आता है कि कैपिटल एस कैसे निकालेंगे। अगर हमें सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया तब हम यूज करेंगे एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। और अगर हमें इस तरह से डेटा दे दिया गया, कुछ इस तरह से टेबल फॉर्म में डेटा दे दिया गया, तब हम इसी फॉर्मूले को किस तरह से यूज करेंगे, देन एस स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार फर्स्ट सैंपल मीन है, प्लस समेशन yi माइनस y बार सेकेंड सैंपल का मीन है उसका स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये तो निकालने के हो गए हमारे पास दोनों फॉर्मूले s के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जिस तरह का डेटा क्वेश्चन में दिया होगा इनमें से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आता है, चलिए टी तो निकाल लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया, टी निकाल लिया। टी निकालने के बाद निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ 2 सैंपल हैं, फर्स्ट सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया न्यू1 से और सेकंड सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया न्यू2 से। तो फर्स्ट सैंपल का साइज n1 था तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n1 माइनस 1, और सेकंड सैंपल का साइज n2 तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया n2 माइनस 1, दोनों सैंपल का अलग अलग। अब जो कॉमन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया n1 प्लस n2 माइनस 2। तो जब हम 2 सैंपल पे काम कर रहे हैं, 2 सैंपल्स पे, तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप लेंगे वो लेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम हमेशा 5% या 1% लेके चलते हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन में कभी 2% 10% ऐसा भी गिवन हो सकता है। तो हम 5% पे काम करेंगे और बाई चांस कभी आप 1% पे भी निकाल लेते हैं
वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि आप 1% पे चेक कर रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में हम 5% लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखकर हाइपोथेसिस क्या करते हैं, लेट करते हैं। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस मीनिंग H0, एक होता है H1 मीनिंग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हमारी टी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ जाए तो हम कहते हैं हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, तब हम कहते हैं हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। तो ये जो हम चेक करते हैं वो हम किस पर चेक कर रहे हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर बाय डिफॉल्ट ये हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए अब हम इस तरह जो भी हम टेबल से देखना आपने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है कि हमारे टेबल में एक तो कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और एक रो वाइज है कि आपके पास कितने लेवल सिग्निफिकेंस पे चेक कर रहे हैं, मतलब 10% है, 5% है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर टेबल से वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, सैंपल ऑफ साइज 10 and 14 were taken from two normal population with standard deviation 3.5 and 5.2। दो सैंपल लिए उसने और दोनों सैंपल के जो साइज दिए, एक का साइज 10 और एक का साइज 14 दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा दिया गया है वो हम लिख लेते हैं सैंपल 1, और सेकंड हमें दिया गया है सैंपल 2। ये सैंपल है। फर्स्ट सैंपल का जो हमें साइज दिया गया, ये साइज हमारे पास है 10, और सेकेंड सैंपल का साइज है हमारे पास 14। सैंपल 1 सैंपल 2 ये आपके पास आ गया साइज, ये डेटा दे दिया आपको। आगे उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सेकंड डेटा उसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया, फर्स्ट सैंपल का 3.5 और सेकंड सैंपल का 5.2। नेक्स्ट उसने कहा द सैंपल मीन वर फाउंड टू बी 20.3 एंड 18.6। अब उसने किसकी बात करी, सैंपल मीन की बात की है, तो यहाँ सैंपल मीन लिख लेते हैं जो उसने हमें दिया है। सैंपल मीन फर्स्ट सैंपल का 20.3 और सेकंड सैंपल का 18.6। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम एट 5% लेवल। देखिए क्वेश्चन में उसने 5% की बात कर दी, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें चेक करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम, ये आपको टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या लेट करके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस हमने कहा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मीनिंग दोनों सैंपल के पॉपुलेशन मीन क्या है, वो इक्वल है, μ1 इक्वल्स टू μ2। दोनों सैंपल के पॉपुलेशन मीन हमने इक्वल लेके चले, मीनिंग उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका अपोजिट हो गया कि μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। अब हम यहाँ पर टी स्टैटिक का यूज करेंगे। तो टी का जब हम यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकेंड सैंपल का मीन डिवाइडेड बाय कैपिटल एस अंडर रूट 1 अपॉन फर्स्ट सैंपल का साइज प्लस सेकेंड सैंपल का साइज। निकालना क्या है, एस निकालना है। अब एस निकालने के दो फॉर्मूले बताए, एक समेशन का और एक जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। तो हमारे तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस निकालने के लिए, एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 फर्स्ट सैंपल का साइज, ये वैल्यू है n1, ये वैल्यू है n2, तो ये आ गया 10 इंटू s1 स्क्वायर, ये वैल्यू है s1 और ये वैल्यू है आपके पास s2 मीनिंग 3.5 का स्क्वायर प्लस n2 है 14 इंटू 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 फर्स्ट सैंपल का साइज 10, सेकेंड सैंपल का साइज 14 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये बन जाएगा, ये आ रहा है 501.06 और दिस इज 24 माइनस 2 इज 22। सिंप्लीफाई, दिस इज 22.775। ये वैल्यू आ गई एस स्क्वायर। इस एस स्क्वायर का अंडर रूट अगर ले लोगे तो एस मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख लो एस की वैल्यू आ जाती है 4
0.772, दिस इज s। अब t का यूज करते हैं, तो t की वैल्यू निकालते हैं। सो t इक्वल्स टू x बार। देखो फर्स्ट सैंपल, इसे मैंने फर्स्ट सैंपल माना तो ये x बार, और ये सैंपल का मीन इसे मैं y बार मान लेती हूँ। तो 20.3 माइनस, नेक्स्ट आपके पास है 18.6 अपॉन s, 4.772 अंडर रूट, फर्स्ट सैंपल का साइज 10, सो 1/10 प्लस 1/14। सिंप्लीफाई, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू आ गई 0.8604। जो वैल्यू आई है ये वैल्यू लिख लीजिए, दिस इज t, कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी 0.8604। अब एक टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। टैबुलेटेड वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस इज इक्वल्स टू, दो सैंपल है, फॉर्मूला लगाया n1 प्लस n2 माइनस 2, 10 फर्स्ट सैंपल का साइज, 14 सेकेंड सैंपल का साइज, माइनस 2 मीनिंग 22 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 5% लेवल पर, सो वैल्यू ऑफ t एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मीनिंग आप जो टेबल से वैल्यू निकाल रहे हैं, टैबुलेटेड वैल्यू, ये आ गई 5% कह रही हूँ तो 0.05 टैबुलेटेड वैल्यू। चलिए टेबल पर मूव करते हैं, और ये ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए H1 ये कैसा टेस्ट है, दिस इज टू टेल्ड टेस्ट है। μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, टू टेल्ड 5% लेवल। चलिए पहुंच गए हम टेबल पर। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पर सर्च करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास इस क्वेश्चन में है 22, तो देखिए 22 पर आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 22। कैसा टेस्ट है, टू टेल्ड टेस्ट है। तो टू टेल्ड 5% लेवल, 5% लेवल पर 22 वाले कॉलम में देखते हैं। तो 22 वाले कॉलम में 5% पर देखें तो ये वैल्यू है 2.074, तो इसको हम लिख लेते हैं 2.074। सो दिस इज 2.074। अब आप, जैसे आपको प्रीवियस समझाया था उसी तरीके से आप काम करेंगे। तो आप कंक्लूजन क्या देंगे, किस तरह से कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे जो आपके पास, तो यहाँ लिख लेते हैं कंक्लूजन हम क्या देने जा रहे हैं, कैसे देने जा रहे हैं कंक्लूजन। टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो मेरे पास आई है 0.8604, और टेबुलेटेड वैल्यू ये है, इससे कम है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टी 0.05, मीनिंग टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। अगर ये वैल्यू कम आती है, इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस, मीनिंग H नॉट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्सेप्टेड। और अगर ये एक्सेप्टेड है तो अब अपना नल हाइपोथेसिस पढ़ो, क्या दिया था, नल हाइपोथेसिस था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम, क्या ये दोनों पॉपुलेशन मीन सेम है। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या था कि हाँ इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉपुलेशन मीन सेम है, और आपने इसे एक्सेप्ट किया। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, yes there is no significant difference between their means, no significant difference between their means, यही आपको रिजल्ट देना था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द हाइट ऑफ 6 randomly chosen sailors, the height of 6
randomly chosen sailors in inches are 63, 65, 68, 69, 71, 72, meaning 6 sailors की उसने height का data दे दिया. Those of 9 randomly chosen soldiers are this. और उसके बाद 6 तो sailors उसने चूज किए हैं और 9 soldiers चूज किए हैं जिसकी हाइट का डेटा उसने दे दिया. 2 सैंपल्स बनाए हैं अलग अलग. अब कहता है टेस्ट. क्या टेस्ट करा रहा है? वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स. क्या सेलर्स सोल्जर्स से ज़्यादा लंबे हैं? ये आपको टेस्ट करना है. तो देखिए यहाँ पर उसने आपको 2 सैंपल प्रोवाइड कराए हैं और दोनों सैंपल उसने जो लिए हैं वो बिल्कुल अलग सैंपल लिए हैं. तो देखिए किस तरह से आप यहाँ पर काम करेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस कंसीडर करके चलेंगे और 2 सैंपल हैं आपके पास. फर्स्ट सैंपल को आप कह रहे हैं x1 और सेकंड सैंपल को हमने डिनोट किया x2. ये जो है ये सेलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है और x2 सोल्जर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है. फर्स्ट सैंपल जो उसने साइज दिया ये 6 रैंडमली चूज किए हैं. सेकंड में जो सोल्जर्स चूज किए हैं वो 9 रैंडमली उसने चूज किए हैं. तो नल हाइपोथेसिस लिखते हैं. नल हाइपोथेसिस हम क्या लेके चल रहे हैं कि एवरेज हाइट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. हम लेके चल रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मीनिंग दैट इज हम क्या ले रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो सेम है. दोनों पॉपुलेशन का मीन सेम है, मीनिंग मीन एवरेज हाइट दोनों की सेम है. ये हम लेके चल रहे हैं. और इसी का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा. तो जो हमने अभी अधिकतर देखा है कि हम क्या लेते हैं, इस ऑल्टरनेट ले रहे थे μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2, ये ले रहे थे. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए. लैंग्वेज उसने कहा सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स. तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसी से लिखते हैं जो उसने कहा है. फर्स्ट मैंने अगर x1 कहा है तो फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं μ1 से, तो मेरा ऑल्टरनेट क्या है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मीनिंग एवरेज हाइट ऑफ सेलर्स ग्रेटर देन एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर्स, मीनिंग सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स. ये हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया. अब हम अपना जो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए हमारे पास दोनों सैंपल में उसने हाइट प्रोवाइड करा दी है. इसका मीनिंग यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी होगी, डायरेक्टली हमें वैल्यूज यहाँ पर नहीं दी गई हैं. देखिए फर्स्ट सैंपल पर काम करेंगे. फर्स्ट सैंपल सेलर्स का है जहाँ पर टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास देखिए 6 ऑब्जर्वेशन है और 6 हाइट आपको प्रोवाइड करा दी गई. सबसे पहले आप इसकी एवरेज हाइट निकालें. तो इसको मैंने x1 से डिनोट किया, x1 का सम निकाल लिया 408. तो x1 का बार मीनिंग मीन, मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ x1 अपॉन n1, समेशन ऑफ x1 408 और टोटल आपके पास ये 6 से आपने से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 68. इसके बाद आप निकाल रहे हैं x1 माइनस x1 बार. x1 माइनस x1 बार निकालते हैं तो x बार की वैल्यू है 68, तो 63 माइनस का 68 वैल्यू आ गई माइनस का 5. 65 माइनस 68 मीनिंग माइनस 3. 68 माइनस 68 0. 69 माइनस 68 1. 71 माइनस 68 is 3 and 72 minus 68 is 4. नेक्स्ट कॉलम में हमने जो रो वाइज निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं. 25 9 0 1 9 16 और इसका समेशन निकाल लेते हैं. इसका समेशन जो आपके पास आ जाएगा समेशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर. इसका समेशन अगर आप निकाल लें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60. तो आपके पास ये डेटा निकल के आ गया x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 60. अब देखिए हमने ये क्यों किया. आप याद करिए कि जब हम यहाँ 2 सैंपल पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा
x1 बार माइनस जो हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 बार अपॉन कैपिटल S अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसमें आप s का फॉर्मूला यूज करें और अपना क्वेश्चन ध्यान से देखें कि आप यहाँ s के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ जो s के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डेटा गिवन है, तो यहाँ जो s का फॉर्मूला लगेगा दिस इज s स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन xi माइनस xi बार का स्क्वायर, दिस इज x बार। x1 x2 में लिखा है तो मैं आपके लिए फॉर्मूला भी x1 x2 में लिख देती हूँ। दिस इज x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस सेकेंड मैंने x2 से डिनोट किया है x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो देखिए फर्स्ट सैंपल पे तो मैंने काम कर लिया, जो मुझे चाहिए था वो हमने निकाल लिया, दिस इज 60। अब जाते हैं सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल मेरा सोल्जर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो सेकेंड सैंपल में जो सोल्जर्स की उसने हाइट दी है वो लिखते हैं। x2 आपने ले लिया और टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है। तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने समेशन ऑफ x2 फाइंड आउट कर लिया 609। अब निकालिए इसका मीन। तो 609 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, तो 67.66 ये आ गया इसका मीन। अब नेक्स्ट बनाते हैं x2 माइनस x2 बार, मीनिंग 61 माइनस 67.66। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस का 5.66, ये आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं, दिस इज 5 नहीं, दिस इज 6 आएगा, माइनस का 6.66। नेक्स्ट इज 62 माइनस 67 करेंगे, माइनस का 5.66। नेक्स्ट 65 माइनस का 2.66 एंड माइनस का 1.66 एंड 69 है, तो ये आपके पास आ गया 1.34। नाउ 70 माइनस कर रहे हैं, दिस इज 2.34 और 71 कर रहा है तो दिस इज 3.34, 72 कर रहा है तो दिस इज 4.34 एंड 73 कर रहा है, दिस इज 5.34। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैलकुलेटर की हेल्प से इनका स्क्वायर निकालते जाइए। तो 6.66 का होल स्क्वायर अगर आप कर लें तो ये आपको मिल जाएगा 44.36, ये वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 5.66 का स्क्वायर करें तो ये आपको मिलेगा 32.035। 2.66 का स्क्वायर, दिस इज 7.0756, जो भी कैलसी वैल्यू देता जाए उसे एज इट इज लिखते चले जाइए। दिस इज 2.7556 एंड 1.34 का स्क्वायर अगर आप करें तो ये 1.7956 एंड 5.4756 एंड 3.34 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 11.1556 एंड 4.34 का स्क्वायर, दिस इज 18.8356 एंड 5.34 का स्क्वायर करेंगे तो 28.5156। अब आपको चाहिए इसका समेशन, साथ साथ जहाँ कैलकुलेटर में ये सब वैल्यू निकाली है अब आप इसका समेशन निकालें, x2 माइनस x2 बार के स्क्वायर का समेशन। तो ये समेशन आपको मिल जाएगा 152.0002, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसके बाद इसकी कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन लें तो ये वैल्यू निकालने के बाद अब आप निकालेंगे एस स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार, ये वैल्यू मेरे पास आ रही थी 60, तो हमने ये वैल्यू पुट करी प्लस नेक्स्ट वैल्यू 152, आगे 0.000 है तो इसे आप यहाँ तक भी ले सकते हैं या 152 भी लेकर काम कर सकते हैं, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है। और n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 देख लीजिए n1 कितना है, n1 आपके पास था टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस थे, s2 और ये n2 के लिए 9 थे
और माइनस का 2। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 16.3077 और इसका अंडर रूट ले लो। एस की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.038 ये आपके पास आ गया एस। अब निकालेंगे, नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का आपने यूज़ किया और आपने लगाया 2 सैंपल मीन का फॉर्मूला x1 बार, दूसरा सैंपल मैंने x2 लिया है तो x2 बार अपॉन कैपिटल एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। x1 बार चेक करते हैं, x1 बार हमने क्या निकाला था, x1 बार था 68, तो ये वैल्यू आपने पुट करी 68 माइनस x2 बार ये हम निकाल चुके हैं 67.66 डिवाइडेड बाय s 4.038 अंडर रूट 1/n1 6 प्लस 1/9। सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई, दिस इज 0.1569 और ये आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज टी कैलकुलेटेड 0.1569। बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ये वैल्यू अब टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए। टेबुलेटेड वैल्यू के लिए चाहिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 आपके पास 6 था, n2 9 है, माइनस का 2 वैल्यू आ जाती है, दिस इज 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना लेवल उसने कोई मेंशन नहीं किया, तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन कर दें जिस पर भी आप टेस्ट कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास आप जो लेके चल रहे हैं ये आप 5% लेके चल रहे हैं, तो अब आप टेबुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं एट 0.05 पर और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए जो आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ, टेबल पर जाने से पहले आपका ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस देखिए। आपने कहा नल हाइपोथेसिस की जो आपके पास पॉपुलेशन मीन है सेम है। दूसरा आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिया कि जो सेलर्स की हाइट का एवरेज है, मीनिंग μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 मीनिंग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दिस इज वन टेल टेस्ट। ठीक है, अब सारी चीजें एक साथ कंबाइंड करो कि टेबल पर जाने से पहले कहाँ से क्या क्या चीजें सर्च करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर चेक करेंगे और थर्ड याद रखेंगे इट्स अ वन टेल टेस्ट। अब पहुंचेंगे टेबल पर, टेबल पर गए, यहाँ जाते हैं हम टेबल पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सर्च करिए कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कंसिडर की है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया है 13, तो सबसे पहले इसके कॉलम पर आते हैं, ये कॉलम आपके पास आ गया 13 का। ठीक, 5% पर है, 5% और देखना है वन टेल्ड। देखिए यहाँ दो चीज़ें, एक है टू टेल्ड, एक है वन टेल्ड, तो मैं वन टेल्ड पर हूँ क्योंकि ये जो टेस्ट है वो वन टेल्ड है। वन टेल्ड टेस्ट में 5% ये लिखा, दिस इज 5%। अब 13 में 5%, ये आपके पास आ गया 1.771। इस वैल्यू को नोट कर लो, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कैसा टेस्ट लगा रहे हैं। 1.771 ये 1.771 ये आपके पास आ गया टैबुलेटेड वैल्यू। अब कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू आपको कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन लिखने का तरीका क्या बताया है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आपके पास है 0.1569। 1.569 कैलकुलेटेड वैल्यू ये लेस है टैबुलेटेड वैल्यू से, मीनिंग 0.05। इससे आपकी वैल्यू 1.771 से आपकी वैल्यू कम आ रही है, और अगर कम आ रही है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करिए, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। क्वेश्चन पढ़कर आप उसका आंसर दीजिए। नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट किया, इसका मीनिंग नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर एवरेज।
अब नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको आंसर करना है। नल हाइपोथेसिस था कि जो पॉपुलेशन के मीन है वो सेम है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा, टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो आप क्या लेके चले नल में, नहीं, कि आप लेके चले हैं कि दोनों की हाइट का जो मीन है वो सेम है, मीनिंग वो टॉलर नहीं है। तो आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया, आप कंक्लूजन दे रहे हैं सेलर्स आर नॉट एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ध्यान से ज़रूरी है, क्योंकि उसी को पढ़कर हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखकर टेस्ट करते हैं और अपने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा 2 सैंपल 1 सैंपल पे काम करना। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ डाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।